हेडिंग डालिए सर, ऑडिटिंग। और छोटे छोटे 3-4 बुलेट्स। देखिए ऐसा कई बार होगा कि हम ऑडिट में कई चित्र बनाकर लाएंगे, तो मैं तो बने बनाए ले आऊंगा ताकि क्लास में समय न लगे, आप पढ़ भी लेंगे साथ साथ मेरे, लेकिन घर जाकर ना उस पर्चे को अपनी नोटबुक पे कॉपी करके पर्चे को फाड़ देना। अगर बना बनाया फ्लो चार्ट में लाया और आपने यूं ही एज इट इज उसे पढ़ लिया तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी फ्लो चार्ट, डायग्राम, चित्र, फोटो जो मैं लेकर आऊं और मैं क्लास में पढ़ाऊं, उसका फर्रा ले जाएं आप, लेकिन उसे फाड़ के फेंक दें और अपनी नोटबुक पर अपने हाथों से लिखें, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहला कुछ बुलेट्स हम लिखेंगे। लिखिएगा, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। Auditing is an examination which is systematic and independent. Audit is an examination which is systematic and independent of books of accounts of an entity to express an opinion thereon, whether the books of accounts and financial statements are free from material misstatements or not। ये एक बेसिक डेफिनेशन है ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन which is systematic and independent of books of accounts of an entity to express an opinion thereon, whether the books of accounts and financial statements are free from material misstatements or not। आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट, ये मटीरियल वाला हटा दीजिए, वो तो एक ही लाइन है। आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट। जी सर, लिख लिया आपने। तो ये वो चीज है जिसका ऑपरेशन हमने और आपने मिलकर करना है। इस डेफिनेशन के एक एक शब्द पर हमें पीएचडी करनी है। इतना लंबा ऑपरेशन हम इस डेफिनेशन का करेंगे कि डॉक्टर शर्मा जाएगा कि ऐसे भी ऑपरेशन होता है। लेकिन इसको करने के बाद 90 कॉन्सेप्ट कराने के लिए 90 मिनट भी काफी हैं। अरे ऑडिट होती क्या है ये पब्लिक को पता नहीं चलता और बाकी सारे चैप्टरों में हम उलझ जाती हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय ऑडिटिंग, इसको आइए समझ लें। लेफ्ट में हेडिंग डालिए, एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली हेडिंग, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग क्या होती है भाई? ऑडिटिंग एक एग्जाम होती है।
आप मुझे बताइए सोच समझकर कि जिंदगी में जितने भी एग्जाम आपके आज तक हुए होंगे वो सारे एग्जाम आपने दिए हैं, लिया कोई नहीं। मैं कोई फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा, ना मैं हिंदी सिनेमा के किसी गाने की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच है। जिंदगी एक इम्तिहान है, तो ये इम्तिहान हमें देना होता है, हम किसी का लेते नहीं है ये एग्जाम। हम एग्जामिनी होते हैं अपनी लाइफ में हमेशा, कभी 12th का एग्जाम, कभी उसका 10th का एग्जाम, कभी इस चीज का एग्जाम, कभी उस चीज का एग्जाम, हम एग्जाम देते रहते हैं। तो हम कौन हुए? एग्जामिनी, जिसका एग्जाम हो रहा है। लेकिन जब ऑडिट होता है ना, तो कितनी खुशी की बात है कि हम एग्जामिनी नहीं होते, हम एग्जामिनर होते हैं। लेकिन थोड़ा सा ना समय लगेगा समझने में। हो सकता है आज की क्लास में डेफिनेशन भी पूरी ना हो पाए, लेकिन थोड़ा रिलैक्स होके बैठे। बिल्कुल, पेपर जून में है मुझे पता है, ठीक है, और बैच 2 महीने में खत्म हो जाएगा, मुझे यह भी पता है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऑडिट बहुत छोटी है, लेकिन अगर ये बेसिक समझ आ जाए तो ऑडिट छोटी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं कह रहा हूं, चाहे ऑडिट वाला एग्जाम हो या वो जिंदगी एक इम्तिहान है वो वाला एग्जाम हो, जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम शब्द का मतलब क्या होता है? भाई आप कह रहे हो ऑडिटिंग एक एग्जाम है, ये तो लिखा आपने, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन शब्द का अर्थ क्या है? मैंने मान लीजिए एक बहुत मशहूर कोई साइंटिफिक मशीन खरीदी मैंने, ठीक, जिसको यहां से हम लगाएंगे तो माइक्रोस्कोप की तरह, वो जो भी उसे कहते होंगे, टेलीस्कोप की तरह वो चांद दिखेगा। मान लो मैंने फ्रांस से एक टेलीस्कोप मंगवाया और यहां जो बच्चे बैठे हैं इनको मैंने टेलीस्कोप दे के बोला, क्या नाम तुम्हारा? भूल गया मैं। दिव्यांश। तो मैंने दिव्यांश को बोला, मैं कहा भाई ये बताओ, ये जो टेलीस्कोप है ये सही है कि गलत, जरा एग्जामिन करके बताओ। एग्जामिन, क्या करके बताओ? अच्छा, तो क्या मतलब एग्जामिन करने का? ये चेक करना कि टेलीस्कोप जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं। आपने अपनी कार के टायर बदलवाने हैं, आप चले गए टायर की दुकान पे, आपने उससे कहा भाई टायर बदल दे। वो कह रहा है बाबूजी आओ एग्जामिन कर लो पहले कि ये वाले टायर बढ़िया है कि नहीं। आप करो भाई, मैं कैसे चेक करूं? मुझे थोड़ी पता है कैसा टायर होना चाहिए कैसा नहीं, जो इस गाड़ी में फिट होता हो लगा दे। सर एग्जामिनेशन का मतलब होता है चेकिंग करना, एग्जामिनेशन का मतलब है चेक करना। ये चेक करना कि जो चीज हम चेक कर रहे हैं वो उसी प्रकार है जैसी होनी चाहिए या उसी प्रकार नहीं है जैसी होनी चाहिए। गुडविल अकाउंटेंसी में 5 साल में राइट ऑफ होती है। गुडविल नाम की कोई चीज होती है सर एक अकाउंट्स में, वो अकाउंट्स में 5 साल में राइट ऑफ होती है। तो कहीं लिखा होगा ना 5 साल में राइट ऑफ होती है, या ऐसी परंपरा चल रही है। मशीन की रिपेयरिंग कराई सर हमने, क्या नाम आपका? अंकुर। हमने मशीन की रिपेयरिंग कराई, तुम्हारी मशीन की कॉस्ट थी 5 लाख। अंकुर भाई ने मशीन खरीदी थी 5 लाख की, उस पे आज लड़के ने रिपेयर कराई 3 लाख रुपया की। ठीक, जनरल एंट्री बनाओ, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन वो टेंशन देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो कह रहे हैं ये पता लगाओ कि 5 लाख की कीमत वाली मशीन पे जो इतनी महंगी रिपेयर खड़ हुई 3 लाख रुपए की, ये बताओ कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मशीन की लाइफ इंक्रीज कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज कर दे, और अगर ऐसा है तो जनरल एंट्री रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगी। ये मैं पूछ रहा हूं ये कहां लिखा है? ये कोई
बताओ ना सर, वो हमने तो 12th में सुना था, अकाउंट्स का मास्टर आया और उन्होंने हमें सिखाया। कैसी बात करते हो, भोले भोले अकाउंट टीचर को बदनाम कर रखा। दोस्तों, गुडविल हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, या कुछ भी हो, मेरी बात सुनो आप। जो भी नियम कायदे हैं अकाउंट्स बनाने के, वो जहां भी लिखे होंगे वहां से हमें पता चलता है कि अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए। और जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं दिखाना भाई साहब अपना जर्नल, अपना लेजर, अपना ट्रायल बैलेंस, अपनी P&L बैलेंस शीट, तो वहां से हमें पता चलता है कि अकाउंट्स वास्तव में कैसे बनकर तैयार हुए हैं। और हम उन दोनों को क्या करते हैं, मैचिंग। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑडिट का मतलब है यह चेक करना कि अकाउंट्स जैसे बनने चाहिए वैसे बने हैं या वैसे नहीं बने। अच्छा, ठीक, पक्का क्लियर। तो एग्जामिनेशन का मतलब चेकिंग। पहले बताओ, एग्जामिनेशन का मतलब चेकिंग। बोलोगे नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा। एग्जामिनेशन का मतलब चेकिंग, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। एग्जामिनेशन का मतलब चेकिंग, और चेकिंग का मतलब कंपैरिजन। चेकिंग का मतलब है कंपैरिजन। अंकुर, किन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन? मतलब जैसी होनी चाहिए उसके और जैसी है उसके बीच में कंपैरिजन, है ना। तो जैसी होनी चाहिए उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड, और जैसी है उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्चुअल। इसका मतलब ऑडिटिंग क्या हुई कि एक्चुअल अकाउंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। खत्म बात। अब पता नहीं वो स्पाइसर और पेगलर क्या कह गए, डेफिनेशन ऑडिट की जाने क्या कहती है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों बस इतना है कि वो मुहावरा बहुत पुराना है, अब मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तुम ये समझो ना, तुम ऑडिटर हो, तुम ये समझो तुम ऑडिटर हो, तुम ये समझो तुम ऑडिट करने आए हो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हाथ में अकाउंट्स रखने हैं, और तुम्हें ऐसे पेन पकड़ना है, और तुम्हें ऐसे टिक टिक करना है। कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर की कंपनी हो सर, ऑडिट आज भी बहुत जगह हाथों से होता है। KPMG, डिलॉयट, E&Y, और कौन रह गया, कोई रह गया, चलो आप चारों लोगों को भी पता है ये बात। भाई ऑडिट कितना ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, एक बार तो पेन चलता ही होगा। तो हम बैलेंस शीट लिए बैठे हैं, हाँ भाई ये कैसे हुआ दिखाओ, इधर अकाउंटेंट बैठे हैं और हम चेक करने आए हैं, तो ये कैसे हुआ बताओ, ये कैसे हुआ बताओ, ये कैसे, वो हमें सबूत लाके दिखाता है। तो हम पहचानते हैं कि ट्रीटमेंट जैसा होना चाहिए वैसा है या वैसा नहीं है। यही तो बात है ना। तो ध्यान से भी लिखना, कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग, चेकिंग मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन कितनी चीजों में, दो चीजों में। कौन सी दो चीजें, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड हमें कहां से मिलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और एक्चुअल हमें कहां से मिलेगा, क्लाइंट से। क्लियर। आइए लिखें, लिखिए आप, एग्जामिनेशन। जिन बच्चों का छूट गया टेंशन ना लें, ऐसे दुखी हो के पता नहीं क्या क्या लिखने लगते हो। क्लास छोड़ देंगे हम, ये पहली क्लास यहीं पर, ठीक है, आप देख लीजिएगा बाद में, अभी पढ़ो पहले। एग्जामिनेशन मींस चेकिंग। तो क्या सर हम एग्जाम में भी ऐसे बुलेट बना बना के लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखना है। एग्जामिनेशन मींस चेकिंग, चेकिंग मींस कंपैरिजन। मैं तो चाहता ही हूं कि आप लोग छोटे छोटे वाक्य बनाएं। चेकिंग मींस कंपैरिजन। कंपैरिजन टेक्स प्लेस, कंपैरिजन टेक्स प्लेस between standard and actual. Comparison takes place between standard and actual. Clear? Between standard and actual. Standard means
how a particular activity should be done. Standard means how a particular activity should be done. Agla bullet. In case of accounts, standard rules of accounting are described in following sources. ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा. In case of accounts, standard rules of accounting are described in following sources. प्लीज समझने की कोशिश करिएगा क्या हुआ. स्टैंडर्ड मीन्स हाउ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी तो बताओ, लिखा ही नहीं. हाउ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी शुड बी डन. तो अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स, हाउ अकाउंट शुड बी डन, व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंट्स. ये कहां लिखा है? नीचे दी गई चीजों में लिखा है. बताओ क्या लगता है आपको, कहां लिखा है? शिव बताओ, आप लोग बताओ. नीचे तो लिखा है, वो तो मैं लिखूंगा, आपने बताना है. फॉर एग्जाम्पल नीचे क्या क्या लिखा होगा? एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, दूसरा applicable law and regulations. कंपनी लॉ में फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, 128 नंबर का सेक्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कंपनी लॉ में 129 नंबर का सेक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बताओ, और उससे पूछो यार तुझे कानून से मतलब है, तू अकाउंट्स में क्यों घुस रहा है? कंपनी लॉ में एक टेबल है शेड्यूल 3, उसमें लिखा है कि साहब बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट माइनस करके दिखाओ. अरे हमारे मन, हम नहीं माइनस कर रहे, लेकिन वो करा नहीं, माइनस नहीं करोगे तो प्रॉपर नहीं मानूंगी मैं बुक्स ऑफ. बताओ, सोचो आप. कंपनी कानून कह रहा है साहब कि वो शेयर होल्डर फंड जो है वो इक्विटी और प्रेफरेंस के ब्रेकअप में लिखो. नहीं लिख रहे हम, हमारा दिल वो कर कैसे नहीं लिख रहे, ऐसे ही लिखना है. हमें केस जीतने वाले थे, हमने उसकी प्रोविजन बना ली, आने की प्रोविजन. भाई जब केस हारने पर प्रोविजन बनती है तो हमने जीतने पे भी प्रोविजन बना ली. लोग कह रहे गलत करा, हम कह रहे यार हमारा मन कह रहे नहीं, याद नहीं तुम्हें? हाँ, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. इसका क्या मतलब हुआ सर? कि अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, इसके कुछ रूल कहां लिखे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. कुछ रूल कहां लिखे? अप्लीकेबल लॉ जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, एलएलपी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसमें लिखे. तीसरा, गाइडेंस नोट्स issued by Institute of Chartered Accountants of India. I understand कि हम CMA की ऑडिट पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने मन से ये बिल्कुल विचार निकाल दीजिए, यहां हमारा नाम क्यों नहीं आया सर? अरे जब हम कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे तो इनका नाम नहीं आएगा. अगर सिर्फ ऑडिट होता है तो इसका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो वाला. अगर हम कॉस्ट ऑडिट शब्द पढ़ेंगे तो अलग टॉपिक आएगा. फाइनल में 100 नंबर का है कॉस्ट ऑडिट, खूब पढ़ना आराम से. ये तो नन्ना सा है 50 नंबर का. गाइडेंस नोट क्या होते हैं? अरे छोटे छोटी चीजों पे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को आदत है अपना टिप्पणी करने की. इसको ना ऐसे करो, ऐसे कर लेना, इसको ऐसा करो, ऐसे कर लेना. अरे भाई अजीब बात है, ऐसे कैसे कर लेना मतलब? अब आप बात समझो. आपने वेबसाइट बनवाई है, क्या करवाई आपने? वेबसाइट बनवाई सर आपने. क्या बनवाई? आपका वो है ई कॉमर्स पोर्टल,
ऑनलाइन सामान बेचते हो आप, अरे आप वो हो, चलो क्या कहते हो उसे, टाइटन, घड़ियां बेचते हो आप, तो टाइटन.com बनवाई आपने। अब वो जो टाइटन.com बनी, वो बनी कितने में बनवाओगे वेबसाइट, मान लो 10 लाख में बनवाई आपने, बढ़िया कंपनी, जबरदस्त, भारत की बड़ी, 10 लाख रुपए में आपकी वेबसाइट बन गई। अब उसकी जनरल एंट्री बनानी, हाँ सर बताओ, अंकुर बताएंगे, वेबसाइट खरीदी हमने, बनवाई, आप लोग भी बताएं और आप बताएं, वेबसाइट खरीदी, मुझे कुछ जनरल एंट्री से शौक नहीं है, अकाउंट्स के चेकिंग पड़ती होती है ना ऑडिट, तो अकाउंट्स की तो बात करनी पड़ेगी। यस, एसेट, वेबसाइट एसेट है, हाँ आपका क्या कहना है, वेबसाइट एसेट है? नहीं तो सवाल उसने कुछ और उठाया है, वेबसाइट एसेट है कि नहीं, वेबसाइट एसेट है कि नहीं, इंटेंजिबल है, हाँ सर वेबसाइट एसेट है, हाँ पता कहां लिखा है, गाइडेंस नोट ऑन ऑनलाइन अकाउंटिंग पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। आप मुझे बताओ ना, आपने कहां पढ़ लिया, क्या मतलब, अंकुर ने तो अपने कॉमन सेंस से बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन अगर मान लो मैं अड़ जाऊं, मान लो मैं टाइटन हूं और ये मेरे ऑडिटर है और ये मेरे ऊपर डांट रहे हैं, मुझे चिल्ला रहे हैं, मैंने तो P&L में खर्चा डाल दिया पूरा 10 लाख का, मैंने तो उसे एक्सपेंस मान लिया, ये आदमी टेंशन दे रहा मुझे, ऑडिट रिपोर्ट में ना ऐसा लिखूंगा देख लियो, ये एसेट है एसेट। हम कह रहे हैं सर कैसी बात कर रहे हो, 2-4 करोड़ रुपए तो रोजाना का खर्चा है टाइटन का, यूं ही होता रहता, आप 10 लाख रुपए को भी एसेट माने, क्यों नहीं हो सकता क्या ऐसा? अरे जिस कंपनी के मान लो रोजाना के खर्चे 1 करोड़ से ऊपर हैं, वो 10 लाख, उसके लिए तो 10 लाख रुपल्ली है ना, उसके लिए तो टाइनी है ना वो पैसे, तो भी वो ऑडिटर करा, तो उससे क्या मतलब है, पैसे छोटे हैं बड़े, एसेट तो एसेट ही है। अरे भाई 1 करोड़ वाला जमीन हमें 10 लाख में मिल गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग होती तो एसेट ही है ना। मैं कह रहा हूं ऐसी कुछ बातें जो डिस्प्यूटेड होती हैं, ऐसी कुछ बातें जिनमें लोगों की ओपिनियन सेम नहीं होती, ये लोग उस पर गाइडेंस नोट्स इशू करते हैं कि देखो वेबसाइट के केस में उसे एसेट मानना, ठीक है, समझ आ गई बात आपको, बिल्कुल क्लियर। चलो और कहां कहां लिखा है कि अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, IFRS एंड IAS। IFRS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल, उसमें तो ए है ही नहीं ना, IFRS रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और IAS क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ सर, हाँ ये रहा ना, अब इसका नाम कभी कभी इंडेस रख लेती है सरकार, कभी AS रखती है, कभी कल को कुछ और रख दे। जो भारत के हैं, जो भारत के हैं वो तो ऊपर वाले आ ही गए, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और 5वां लिखिए सर, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मतलब अरे जजों के फैसले, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मतलब जजों के फैसले। मान लीजिए किसी अदालत में कोई केस फंस गया, उसमें जज साहब ने कोई फैसला सुना दिया कि जी वेबसाइट एसेट नहीं है, तो उस फैसले के बाद सारे लोग वेबसाइट को एक्सपेंस मान लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, इस बात की जानकारी हमें नीचे दिए गए सोर्सेस से प्राप्त होती है, और जब ये हमें जानकारी मिल जाएगी
हम इसको कंपेयर कर लेंगे हमारे क्लाइंट के द्वारा बनाए हुए एक्चुअल अकाउंट से। अगर ये दोनों सही होंगे, मैच कर जाएंगे, तो हम लिख देंगे बल्ले बल्ले शाबा शाबा। और हम मैच नहीं करेंगे तो हम लिख देंगे कि इस कंपनी ने यहां पर ये रूल फॉलो नहीं करे। सिंपल। सर जो ऑडिटर है ना, वो ईश्वर का अवतार नहीं होता। ऑडिटर से क्लाइंट लड़ जाता है अदालत में। हर कंपनी थोड़ी ऑडिटर से डर रही है। मान लो वो ये जो कंपनी आए टाटा बिरला महिंद्रा गोदरेज, ये तो सरकार से नहीं डरती। इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो ये लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाकर। यह नोटिस ही गलत है जज साहब, अधिकारी की गलती है। और कोई आम छोटी कंपनी में नोटिस आ जाए, बेचारा वो खाना पीना छोड़ देगा। तो मान लो कंपनी कह रही है ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये बताना चाहता हूं मैं। मान लो आपने लिख दिया ऑडिट रिपोर्ट में कि फलानी कंपनी ने गुडविल का वैल्यूएशन गलत करा, तो कंपनी लड़ जाएगी। आपको कैसे कह सकते हैं आप कि हमने गुडविल गलत कैलकुलेट करी? माय लॉर्ड, दिस इज रॉन्ग। हम ऑडिटर पर मानहानि का मुकदमा करना चाहते हैं। अब आपको साबित करना पड़ेगा ना कि कौन से स्टैंडर्ड में, कौन से पैराग्राफ में, कौन से रूल नंबर में ये लिखा है कि गुडविल 5 साल के लिए राइट ऑफ होगी कि 10 साल के लिए राइट ऑफ होगी। आपको समझाना पड़ेगा ना सरकार को कि डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड नहीं मान सकते हम, तो डब्ल्यूडीवी मानेंगे। कहां लिखा भाई ये सोचो आप। अभी हम इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में ना वो पढ़ रहे थे एलएलपी, तो आपको जानकर हैरानी होगी सर, एलएलपी एक्ट कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट, और कंपनी एक्ट कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स आर इनकरेक्ट। तो अगर मान लो किसी एलएलपी का ऑडिट करने आप जाओ और वो कैश बेसिस पे अकाउंट्स बना ले, तो आप तो लिखाओगे ये गलत है। गलत कैसे है? जब एलएलपी का कानून कह रहा है कैश बेसिस चलता है तो चलता है, बात खत्म। इसलिए जो ऑडिट करेगा उसे 5 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भारत में चल रहे हैं, सरकार उनका कोई भी नाम रखे, आजकल उनका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस। पहले उनका नाम था एएस, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा बताइए, एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जिस लॉ में रजिस्टर है वो लॉ। तीसरा, गाइडेंस नोट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जारी करता है, क्योंकि अकाउंटिंग की जिम्मेदारी उसकी है फाइनेंशियल सेक्टर में। चौथा, आईएफआरएस एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और पांचवा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जजों के फैसले जो हमें मानने पड़ेंगे। तो जिसको ऑडिट करने जाना है उसको ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता तो फिर तो जैसा भी क्लाइंट घुमाएगा तुम घूम जाओगे। वो तो कहेगा ऐसी होता है। अच्छा, अरे होता होगा ऐसे, हमें क्या पता। तो हमने लिखा एग्जामिनेशन का मतलब है चेकिंग, चेकिंग का मतलब है कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है 2 चीजों में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई चीज कैसी होनी चाहिए, और अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए वो ये लोग बताते हैं। राइट? अगला बुलेट, अगला नंबर नहीं, अभी यही चल रहा, अगला बुलेट। ठीक है, पर्सन डूइंग ऑडिट, person doing audit should have knowledge of, person doing audit should have knowledge of, उसको ज्ञान होना चाहिए किस बात का? should have knowledge of all such standards, rules, guidelines, etc. Right? Person doing audit should have knowledge of all such standards, rules, guidelines, etc. Right? Audit involves examination of
actual accounts prepared by client keeping in mind above rules. Keeping in mind above rules. Keeping in mind above rules. Audit involves examination of actual accounts prepared by client keeping in mind above rules. Audit का मतलब है कि एक्चुअल में क्लाइंट के द्वारा जो बनाए गए अकाउंट्स हैं उनको आप चेक करें. राइट? एक बात तो पक्की हो गई कि अकाउंट्स क्लाइंट को प्रिपेयर करने होते हैं सर, हमने नहीं. हमारा काम नहीं है अकाउंट्स बनाना, हम ऑडिटर लोग हैं. अकाउंट वो बनाएगी कंपनी जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो. अकाउंट बनाएगा वो क्लाइंट. अब उसके लिए चाहे वो 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी नौकरी पे रखे, वो उसका प्रॉब्लम है. जो ऑडिटर चेक करने जा रहा है वो चेक करने जा रहा है, केवल उसके अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए. उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए साहब किसी भी हाल में कि साहब वो मैं ये वाली गलती मुझे दिख गई तो चलो इसको ठीक भी मैं कर देता हूं. क्यों भाई? हम क्या चेक करने आए हैं? क्या सही क्या गलत. बस ऑडिटर का रोल एक आईने की तरह होना चाहिए. जैसी ट्रांजैक्शन उसके सामने आई वैसी उसने रिपोर्ट में लिख दी. उसे कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत, किसने करा किसने गलत. उसकी रिपोर्ट वो बताए जो उसकी आंखों ने देखा. बस उसने क्या फील करा उसने नहीं लिखना है. समझ आई बात? ठीक. प्लीज बताएं. सब लोग मिलकर गाना गाएंगे. ऑडिटिंग बोलो ना, ऐसे एक एक करके थोड़ी बोलना. ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन. बस इतना हो चुका. इतना चर्चा हम कर चुके, याद है? चलो अब आगे बढ़ते हैं. दूसरी हेडिंग, हमने पढ़ा ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक. किसे कहते हैं सिस्टम? अब ऐसी खतरनाक भयंकर साहब वो डेफिनेशन देता है. गूगल पर अगर आप जाओ और उसमें पूछो कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स पुट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट. हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है भैया, हमें नहीं समझ आते ये पैराग्राफ. प्रीति जी पूछ रही हैं ऑडिटर गवर्नमेंट भेजता, हमें क्या पता कौन भेजता है, वो तो आगे पता चलेगा, देखते हैं. अभी तो आप आनंद लीजिए कि ऑडिटिंग होती क्या है. तो साहब वो अगला हमारा टॉपिक है क्या? विच इज सिस्टमैटिक. मतलब ये हुआ कि ऑडिट एक एग्जामिनेशन है और वो एग्जामिनेशन यूं ही नहीं हो जाता. वो एग्जामिनेशन सिस्टमैटिक तरीके से होता है. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं अनसिस्टमैटिक क्या होता है. मान लो आप कहीं गए और आपको वहां का सिस्टम खराब लगा और आपको लगा यहां तो सब कुछ गड़बड़ है, अनसिस्टमैटिक है. तो कोई चीज अनसिस्टमैटिक कब होती है? सिस्टम तो हम समझ लेंगे, वो तो कोई बात नहीं, किताब बताएगी हमें. अनसिस्टमैटिक क्या होता है वो बताओ आप मुझे. व्हाट इज सिस्टमैटिक नहीं, व्हाट इज अनसिस्टमैटिक. हाँ अच्छा, वो रूल्स के हिसाब से जो ना हो, नियम के हिसाब से जो ना हो, उसे बोलते हैं अनसिस्टमैटिक, है ना? हाँ सर, आपका कुछ कहना है? जिस चीज के रूल ही ना हो उसे बोलते हैं अनसिस्टमैटिक, मतलब नो सिस्टम. मैं आपको 3 शब्द बताता हूं, मुझे उम्मीद है आप तीनों का मतलब बताएंगे मुझे. ठीक है शिव, तुम बताना. पहला सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है. दूसरा सिस्टम प्रेजेंट बट नॉट फॉलोड. तीसरा नो सिस्टम. तीनों में अंतर है सर. रूल है ही नहीं, एक सिचुएशन. दूसरा रूल है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, दूसरा सिस्टम. तीसरा सिचुएशन बताओ. पहला, अरे भाई पहला तो हो चुका ना, रूल है और फॉलो हो रहे. दूसरा रूल है लेकिन फॉलो नहीं हो रहे. तीसरा रूल ही नहीं है. तो जब रूल हैं और फॉलो हो रहे हैं उसे बोलते हैं सिस्टम.
और रूल नहीं है, उसे बोलते हैं नो सिस्टम। ये जो बीच वाला है ना, वो रॉन्ग सिस्टम होता है। राइट सिस्टम, रॉन्ग सिस्टम और नो सिस्टम। दोबारा सुन लीजिए, मैं कोई फिलॉसफी नहीं गा रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल सच है ये। एक होता है सही सिस्टम, एक होता है गलत सिस्टम, और एक होता है भाई सही छोड़ गलत छोड़, सिस्टम ही नहीं है। वो आपने नहीं सुना कि दूर से हमने देख लिया कि लाल बत्ती पे पुलिस वाले खड़े हैं, दूर से ही हमें दिख गया, बिल्कुल बहुत दूर से, ठीक। हमारे पास तो कोई कागज पत्तर थे नहीं, तो हमने क्या करा, वही हम पैदल उतर गए बाइक से और ऐसे हाथ से घसीट के ले जाने लगे। सुना होगा आपने ऐसे चुटकुले, और फिल्मों में रील्स बहुत हैं। तो जब पुलिस वाले ने आपको रोका, हाँ बेटा क्या हुआ, अरे क्या बताऊं, ठीक, जो भी प्रॉब्लम है। अब इसका कोई रूल है ही नहीं कि पैदल चलती गाड़ी को रोका जा सके। इसका मतलब राइट सिस्टम, रॉन्ग सिस्टम या नो सिस्टम? नो सिस्टम। पहले बिजली वाली गाड़ियों पे भी प्लेट नहीं होती थी, ये जो ई रिक्शा चलती है, तो बाद में आया नियम। लेकिन अब ऐसे समझो कि पहले बिजली वाली जो गाड़ियां हैं, जो ई रिक्शा हैं, पहले उनका नेम प्लेट का सिस्टम ही नहीं था, तो नो सिस्टम बोलते थे उसे। अब मान लो किसी की ई रिक्शा है और वो उसकी नंबर प्लेट लगवाने जाए और वहां बड़ा दुखी हो जाए, अरे यार कैसा सिस्टम है, पहले इस खिड़की पे जाओ, फिर उस खिड़की पे जाओ, फिर उस खिड़की पे जाओ। इसका मतलब सिस्टम तो है लेकिन अच्छा नहीं है। तो सिस्टम किसे कहते हैं? रूल्स आर प्रेजेंट, वेदर दे आर फॉलोड और नॉट, इट डजंट मैटर। नियम जिसके हैं उसको बोलते हैं कि वहां सिस्टम है, फॉलो नहीं हो रहा, वो एक अलग कलेश है। समझे सर आप? ऑडिट अगर एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक, इसका मतलब ऑडिट करने के रूल भी पहले से लिखे हुए होंगे। अब कोई ऑडिटर उसे फॉलो ना करे और जेल हो जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन ऑडिट के सिस्टम मतलब ऑडिट के रूल्स पहले से डिटरमाइंड हैं। लिखिए आप, लिखिए, सिस्टम मीन्स सेट ऑफ predetermined activities. System means set of predetermined activities. System क्या है? Set of predetermined activities for a particular purpose. किसी पर्पस को अचीव करने के लिए हमने पहले से कुछ एक्टिविटीज डिटरमाइन कर रखी हैं, राइट? सिस्टम हैज अ प्री डिजाइन्ड सेट ऑफ रूल्स। सिस्टम में कुछ रूल्स भी होते हैं, प्री डिजाइन्ड सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड। तो अगर ऑडिट भी एक सिस्टम है, तो अगर ऑडिट भी कोई सिस्टम है, अगर ऑडिट भी एक सिस्टम है, तो उसमें भी प्री डिटरमाइंड एक्टिविटी होती होंगी और प्री डिटरमाइंड रूल्स होते होंगे। ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन बिकॉज, ऑडिट को सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज audit is a systematic examination. Audit is a systematic examination. क्यों? लिखिए, audit involves predetermined set of activities. पहले से फिक्स होता है कि ऑडिटर क्या क्या करता है। सेट ऑफ एक्टिविटीज लाइक वाउचिंग करनी होती है, वेरिफिकेशन करना होता है, एटसेट्रा।
Audit is done as per. Audit is done as per predetermined rules. Audit is done as per predetermined rules written in the following sources. कहां लिखें ऑडिट के रूल्स कि ऑडिट कैसे होती है? ऑडिट इज डन एज पर प्री डिटरमाइंड, प्री शब्द नहीं लिखा है यहां पर, एज पर प्री डिटरमाइंड रूल्स रिटन इन द फॉलोइंग सोर्सेज। वो रूल कहां लिखें, कहां पर लिखा है कि साहब ऑडिट करना है इन नियमों के आधार पर? सबसे पहला बताइए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे बोलते हैं उसको। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है एएस, वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है एसए, इंडिया में जो आजकल नाम चल रहा है। दूसरा, और बताओ कहां पर होगा? अप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। हाँ, अप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। क्या मतलब? अब आप सोचो कि कंपनी लॉ में अगर आप ढूंढोगे तो सेक्शन नंबर 138 से लेकर 148 तक जानते हैं आप किस बात के सेक्शंस हैं? ऑडिट के। 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बताओ, 140 रेजिग्नेशन रिमूवल ऑफ ऑडिटर। मैं कोई ये नहीं दिखा रहा मुझे नंबर याद है, मैं तो एक सैंपल बता रहा हूं आपको। और आप लोगों का मशहूर 148 कॉस्ट ऑडिट, उसमें ऑडिट के रूल हैं कि साहब अपॉइंटमेंट 5 सालों के लिए होगा कि 1 साल के लिए होगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सरकार करेगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। इसी प्रकार एलएलपी का कानून है, एलएलपी एक्ट, वो तो तुम लोगों ने पढ़ा अभी सेक्शन 34 है, उसमें लिखा है साहब अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ एलएलपी। उसमें लिखा है 25 लाख रुपए की कैपिटल क्रॉस होगी, 40 लाख रुपए का टर्नओवर क्रॉस होगा, तभी ऑडिट होगा, वरना नहीं होगा। इसका मतलब लॉ के अंदर भी ऑडिट के नियम लिखे हैं, राइट? तो अप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस। ठीक, कौन क्या पूछ रहे हो आप? लाइक के बाद लिखा है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, VOUCHING। तीसरा लिखिए गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट इशूड बाय ICAI। अगर हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं ICAI लिख रहा हूं, अगर हम सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करते तो ICSI पढ़ते, कॉस्ट ऑडिट की बात करते तो CMA इंस्टीट्यूट लिखते हम। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑडिट के भी नियम बनाता है, गाइडेंस नोट। ऐसा करो, जब तुम ये चेक करो ना तो ऐसे कर लेना। हम कह रहे अच्छा जी बाबूजी ऐसा कर लेंगे। उसका गाइडेंस नोट ना मानो तो कोई जेल नहीं है, लेकिन एक मोरल प्रेशर होता है कि अपने इंस्टीट्यूट के रूल नहीं फॉलो कर रहे, कितनी गलत बात है, अनएथिकल बात है। ठीक है सर, अब इसमें वो अंतरराष्ट्रीय वाला सिस्टम नहीं है। अगला लिखिए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स मतलब अरे जज ने कोई फैसले सुनाए, वो मशहूर केस है, आपने सुना होगा लंदन, मतलब सॉरी कैसे सुना होगा, लंदन ब्रिटिश बैंक का एक मशहूर केस है। वो साहब वो कंपनी कहने लगी ये तो स्टॉक की चेकिंग तो ऑडिटर को करनी चाहिए। वो अदालत में ऑडिटर कह रहा अच्छा, मतलब हमारे पास इतना समय है कि तुम्हारी कंपनी में जो स्टॉक रखा है उसका एक एक डब्बा गिने हम जाके। कंपनी कह रही यस ऑब्वियसली you are signing the balance sheet and the balance sheet contains closing stock, so if you are signing the value of closing stock you have to visit the stock room warehouse और आपको चेक करना चाहिए एक एक डब्बा।
सर अदालत ने फैसला सुनाया कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है डब्बे गिनना। इसका मतलब उस दिन से पहले तो कलेश था, उस दिन के बाद झंझट खत्म। ऐसे कई डिस्प्यूटेड मामले हो सकते हैं जिन पे अदालत इस बात का फैसला सुनाती है कि ये रूल या ये पावर या ये ड्यूटी ऑडिटर की है या ऑडिटर की नहीं है। समझे सर हम? अच्छा, ई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मतलब ये एंगेजमेंट का मतलब सगाई नहीं है। एंगेजमेंट का मतलब यहां पर अपॉइंटमेंट है, लेकिन अपॉइंटमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, अपॉइंटमेंट शब्द यूज नहीं होता है यहां पर। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब बताओ, अरे अपॉइंटमेंट की शर्तें, टर्म्स मतलब नियम और शर्तें अपॉइंटमेंट के। एक कंपनी है जी एयर इंडिया, उसने ऑडिटर को चिट्ठी लिखी, पहले टाटा के पास नहीं थी एयर इंडिया, तो उसने ऑडिटर को चिट्ठी लिखी, आप हमारा ऑडिट करोगे? ऑडिटर ने पूछा अच्छा जरा अपना प्रोफाइल भेजो। एयर इंडिया ने अपनी बुकलेट भेजी, हमारे इतने ऑफिस हैं, हमारी इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी एसेट हैं। 1 अप्रैल को मान लो हमारी बात चल रही है, 30 सितंबर को एजीएम की लास्ट डेट है। साहब वो कह रहा मेरे बस की नहीं है भाई इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा ऑडिट करने का। मान लो एयर इंडिया ने 4 ऑडिटरों से पूछा, कोई राजी नहीं हुआ। कह रहा जी इतना बड़ा वॉल्यूम है आपका, हम नहीं इतनी जल्दी ऑडिट कर सकते, टाइम पे क्यों नहीं अपॉइंटमेंट करा हमारा? तो वो कह रही है सर एयर इंडिया ऐसा करते हैं, एसेट एक आदमी से चेक करा लेते, लायबिलिटी दूसरे से, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, जॉइंट ऑडिट बोलते हैं इसको। तो सोचो जिस अपॉइंटमेंट लेटर में खाली एसेट लिखी है वो आदमी लायबिलिटी में ना देखे, और जो लायबिलिटी चेक करा वो एसेट ना देखे। जिसको हमने ये फलानी ब्रांच दी है वो दूसरी ब्रांच में न झाके। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कहेगा हम वैसे ही चेकिंग करेंगे। तो ऑडिटर को ऑडिटिंग मतलब एग्जामिनेशन जो करना है वो सिस्टम के अनुरूप करना है। और सिस्टम कौन डिसाइड करता है? सिस्टम कौन बनाता है? सिस्टम बनाते हैं नीचे दिए गए 5 लोग। कौन? ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस, गाइडेंस नोट इशूड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, और 5वां टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये रूल्स जो सिस्टम बना देंगे हम वो फॉलो कर लेंगे, बल्ले बल्ले। मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं उदाहरण दे दूं जरा। आप लोग तो इंटर में है ना, आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, लेकिन फाइनल में भी ऑडिट है। तो फाइनल में क्वेश्चन आया सर एग्जाम में 4 नंबर का। उसमें क्या था कि ऑडिटर की फीस पेंडिंग थी, ऑडिटर की फीस पिछले साल वाली पे नहीं हुई। क्लाइंट ने कह दिया होगा अरे सर आप अभी पे कर, पक्का पे, तो आज पक्का करते करते 1 साल पूरा हो गया। दूसरे साल की भी ऑडिट करवा ली हमने उससे। हमने उसको फोन करा, ऑडिटर साहब रिपोर्ट लेने कब भेजूं लड़के को? ऑडिटर करा कभी भी भेज दो, रिपोर्ट तैयार है, बस पिछले साल वाला चेक और इस साल वाला चेक लेके भेजना, वरना रिपोर्ट नहीं दूंगा। समझ आई? क्लाइंट ने बोला सर मैं समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो आप ईमेल कर दो मेरे को, ईमेल जो भी आप कह रहे हो ना ईमेल कर दो। ऑडिटर ने ईमेल कर दिया। ऑडिटर को लगा इसमें क्या बुरी बात है, प्लीज पे द पेमेंट फर्स्ट एंड देन आई विल गिव द ऑडिट रिपोर्ट, टिल देन नो ऑडिट रिपोर्ट। क्लाइंट समझदार था, अदालत में चला गया, कह रहा जज साहब ये हैं आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, मैं पैसे नहीं दे रहा, मुझ पर इस बात का अलग केस करा जाए, लेकिन क्या ऑडिटर्स ऐसी रिपोर्ट को होल्ड कर सकते हैं नॉन पेमेंट पे? फैसला आया कि ऑडिटर कैन नॉट सीज द ऑडिट रिपोर्ट लाइक दिस। ऑडिटर हैज पावर टू कीप द वर्किंग पेपर्स विद हिम, ऑडिटर कैन नॉट कीप द ऑडिट रिपोर्ट ऑन होल्ड
जस्ट बिकॉज द पेमेंट इज पेंडिंग। अब ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि नीचे दिए गए 5 लोगों में से किसी ने कोई ना कोई नियम बनाया होगा और उसे ऑडिटर को अपनाना होगा। अगर 1 साल की पेमेंट पेंडिंग थी तो दूसरे साल का ऑडिट ही ना करता, और अगर ऑडिट कर दिया था तो रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी। तुम दूसरा रिकवरी केस फाइल करो, क्लाइंट को बिल्कुल चौराहे पे काट डालो उसकी इज्जत, वो अलग विषय है। लेकिन यू कांट कीप द ऑडिट रिपोर्ट ऑन होल्ड जस्ट बिकॉज द पेमेंट इज पेंडिंग। वो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्ट देनी है, वो क्या करेगा फिर? मेरा कहने का मतलब सर ये था, मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता था कि मैं आपको ये साबित कर सकूं कि इन 5 चीजों में सर भारी भारी कम रूल लिखे होते हैं, हर बात का नियम होता है, एक एक सवाल का जवाब है इसमें। ये बाइबल है हमारी, ये ग्रंथ है। इसके अंदर ये लिखा होता है कि ऑडिटर इस सिचुएशन में फंसेगा तो क्या इलाज है, उस सिचुएशन में फंसेगा तो क्या इलाज है, इस सिचुएशन में फंसेगा तो क्या इलाज है। इसका मतलब ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। ऑडिटिंग प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज से होता है, ऑडिटिंग प्री डिटरमाइंड रूल से होता है। बस वो रूल लिखे कहां पर हैं? नीचे दी गई 5 जगह लिखे। समझ आ गई बात? आइए गाना गाते हैं मिलके, प्लीज बोलो। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। बोल नहीं रहे आप? ऑडिटिंग इज एन examination, auditing is an examination, auditing is an examination, auditing is an examination, auditing is an which is systematic, which is systematic, which is systematic, which is systematic, which is systematic and independent, and वो लिखना है। अगला पॉइंट, and independent. Independent means independence means independence of thought and action. इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, हमारे सोचने और हमारे करने की पूर्ण स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी मर्जी का मालिक बन जाओ, पल पल पे फैसले बदलो, क्लाइंट को दुखी कर दो, मैं तो ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं तो नहीं। ये इसका बचपना वाला मतलब थोड़ी है। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन का मतलब है कि तुम अपना अच्छा बुरा खुद सोचो, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना ये तुम डिसाइड करो। क्लाइंट तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दबाव न डाल सके। राइट? लिखो आप, क्लाइंट शुड नॉट बी इन अ पोजिशन, client should not be in a position to put any influence on the actions and judgments of auditors. मतलब क्या हुआ? मतलब कैसे डालेगा वो दबाव? बंदूक दिखाएगा, हाँ भाई साइन कर रहे हो कि नहीं? बंदूक की जरूरत नहीं होती सर दबाव डालने के लिए। मान लो वाइफ तो कंपनी की चेयरमैन है और हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है, तो पत्नी की कंपनी का ऑडिट करने अगर पति जाएगा और थोड़ी सी भी सच्चाई उसने लिखने की कोशिश करी कि अंदर क्या कांड चल रहा है कंपनी में, तो ये सोचिए
कि हम अपने पारिवारिक प्रेशर में वो सच नहीं लिख पाएंगे। सीन नंबर 2, हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और जिस कंपनी के हमारे पास शेयर्स हैं वही कंपनी हमारे से आकर कह रही है जरा हमारा ऑडिट कर लो। तो अगर हमने ऑडिट में सच लिख दिया कि कंपनी में क्या क्या गड़बड़ चल रही है तो शेयर मार्केट में भाव गिर जाएगा, और शेयर मार्केट में भाव गिरा तो मैं भी शेयर होल्डर हूं उसी कंपनी का, तो मेरा कभी दिल नहीं करेगा मैं ऐसी कोई बुराई लिखूं कंपनी की जिससे भाव गिर जाए। सीन 3, इस कंपनी से मैंने लोन ले रखा है, मैं कंपनी का कौन हूं? डेटर। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस कंपनी पे कोई आर्थिक संकट आए। क्यों? क्योंकि जैसी कंपनी पे आर्थिक संकट आएगा उसे याद आएगा किसके से पैसे लेने बाकी हैं, लिस्ट बनाओ, मेरे से पैसे लेने लगेगी। मान लो वो अमीर कंपनी है, उस पे बहुत पैसे हैं, तो मेरी तरफ थोड़ा देर से देखेगी, भाई मुझे आपके पैसे लौटाने हैं और आप पे बिल्कुल पैसे बरसते जा रहे हैं, पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा है 2000 की गड्डी गिर जाती है आप उठाते तक नहीं, इतना बुरा हाल है, तो आपको मेरी याद देर से आएगी, अरे हाँ इससे भी तो पैसे लेने हैं। मान लो मैं आपसे कहूंगा मैं 2 महीने और दे दो, तो आप दे दोगे, लेकिन आप पे खुद संकट आ गया है और फिर आप मुझे फोन करके पैसे मांगोगे और मैं आपसे कहूंगा मुझे 2 महीने दे दोगे, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई हम पे खुद प्रॉब्लम चल रही, तुझे 2 महीने कैसे दे दे? तो मान लो मैं आपका सन्ड्री डेटर हूं, तो मैं आपकी ऑडिट रिपोर्ट में कभी कुछ ऐसा खराब नहीं लिखूंगा जिससे तुम्हारी कंपनी फंस जाए। समझे सर? मेरा कहने का बेसिक आइडिया यह है कि किसी भी ऐसे आदमी को ऑडिट नहीं मिलना चाहिए जिसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, या तो इस कंपनी से या इस कंपनी के चलाने वालों से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो कनेक्शन निकला तो फिर वो जो दबाव पड़ेगा उस आदमी से ऑडिट ना ही करवाओ तो अच्छा है, नहीं तो वो दबाव में आकर रिपोर्ट अपने मन मुताबिक लिखेगा, वो आईना बनकर रिपोर्ट नहीं लिखेगा। पहले बताओ समझ आई बात? तो हम कैसे ध्यान रखेंगे साहब किससे ऑडिट कराएं किससे ना कराएं? सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 धारा 141 में बड़ी लंबी लिस्ट है, 1.5 पन्ने की, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 पन्ने की। वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा ये ऑडिट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो ये सारे लोग क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है? सब सीए हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है? हमारी कंपनी से नाता जोड़ रखा है। तो या तो वो नाता तोड़ो फिर ऑडिट जोड़ लो, और अगर नाता नहीं तोड़ना तो ऑडिट छोड़ना है। समझ आ गई बात? आइए तीसरा बुलेट, सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, Section 141 of Companies Act 2013 states about disqualifications. About disqualifications, which means who cannot be auditor of company. Who cannot be auditor of company, right? Who cannot be auditor of company. Similarly, there are various prohibitions under various laws to avoid conflict of interest. To avoid conflict of interest. क्लियर हो गई जी बात? एक लंबी लिस्ट है 141 में, हम समझेंगे उसको। दर्शनी क्या कह रही है? ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, हाँ कंपनी के अधिकारी भी ऑडिट नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने 4 बार सीए कर रखी हो। कंपनी का हमारा खुद का एम्प्लॉय डबल डिग्री लिए बैठा है, लेकिन वो एम्प्लॉय है ना,
वो तो हमारे दबाव में जी रहा है, उससे ऑडिट नहीं करा सकते आप। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? बिल्कुल क्लियर। तो बताइए, हमने आखिरी लाइन में क्या लिखा कि अलग अलग कानूनों में अलग अलग प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोहिबिशन है, जहां पर लिखा है कि आप इससे ऑडिट मत कराओ, उससे मत कराओ, उससे मत कराओ। ये सब क्यों है? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ना हो। क्लियर हो गई सर बात? अब जरा दोबारा बताओ, उस गाने को गाओ, संगीत को। हाँ जी, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक, विच इज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑफ। आपको यह नहीं देखना है कि वॉशरूम में साबुन है कि नहीं, आपको यह देखना है कि जो 10 रुपया का साबुन खरीदा उसकी रसीद कहां है। वैसे आजकल हाउसकीपिंग ऑडिट होने लगे, सोशल ऑडिट होने लगे, एनवायरमेंटल ऑडिट होने लगे, एनर्जी ऑडिट होने लगे, एफिशिएंसी ऑडिट होने लगे, प्रोप्राइटी ऑडिट होने लगे। आजकल तो ऑडिट के बहुत प्रकार बढ़ गए, जैसे हिंदुस्तानी समोसे के प्रकार बढ़ गए ना बहुत सारे, उसी प्रकार ऑडिट भी बहुत प्रकार की होने लगी। लेकिन हम जब सिर्फ ऑडिट शब्द बोलते हैं ना, तो उसका मतलब फाइनेंशियल ऑडिट होता है। क्लियर सर? आइए लिखें अगली हेडिंग। क्या नंबर है हेडिंग का? ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन, फिर सिस्टमैटिक, फिर इंडिपेंडेंट, 4 नंबर। हाँ, 4th ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको तो पता ही है, मतलब मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। अरे पता नहीं क्यों भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बस। P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते। वो बनाई थोड़ी जाती हैं सर, वो तो समराइज्ड प्रेजेंटेशन होती है खाली। वो दोनों क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर हो गई बात? एग्जाम में कभी गलती ना करना, पता चला बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लपेट आए P&L और बैलेंस शीट भी। भाई क्या आया और क्या गया, उसकी डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती है। ऑल रिसीट, ऑल पेमेंट, ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंस, ठीक, ऑल एसेट, ऑल लाइबिलिटीज, आइटम्स ऑफ कॉस्ट इफ अप्लीकेबल, इसे बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप चेक कर लीजिए, कंपनी लॉ में सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करनी है, समझे आप? किसकी चेकिंग करनी है? हमें लगा बैलेंस शीट की चेकिंग करनी है। सर बैलेंस शीट की चेकिंग नहीं करनी, बैलेंस शीट पे टिप्पणी करनी है। बैलेंस शीट की टिप्पणी के लिए देखना क्या पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब ये ना सिर में दर्द होता है। वो कह रहा है जरा अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। अजीब पागल डॉक्टर है। हम कह रहे दर्द यहां होता है, पेट का अल्ट्रासाउंड करवा रहा है वो। भाई तो वो उसको जानने दो ना ये बात। हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब सर में बहुत दर्द हो रहा है, लाओ हाथ दिखाओ। ऐसे वो नब्ज देख रहा है। हम मन में गालियां दे रहे हैं, अजीब आदमी, गलत जगह आ गए, पैसे फालतू चले गए हैं, डैश डैश डैश। आप सोचो, अरे भाई ये उसकी टेंशन है कि सर की नस हाथ में देखनी है या सर की नस पेट में देखनी है। वही काम यहां पर है। ऑडिटर ने जो कमेंटिंग करनी है वो बैलेंस शीट पे करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करनी है। लेकिन उसके लिए देखना जो पड़ता है वो P&L को नहीं देखना पड़ता। P&L क्या दिखाएगा आपको? मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4,80,000। ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा ना कि 480 कैसे बना। तब पता चलेगा कि पता चला 4 लाख की तो मशीन डेबिट होनी चाहिए थी, हमने रिपेयर डेबिट कर रखा है। समझ आया सर? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप मानिए बात को मेरी। एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑडिट में क्या हुआ, उस कंपनी, बिल्कुल सच्ची घटना है। उस कंपनी के, पहले मैं अपना बता दूं, 3.5 साल की होती है सर सीए में आर्टिकलशिप। कितने साल की? मैंने जेन्युइन करी है, ठीक है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और वो 3.5 साल की आर्टिकलशिप में मैंने क्या सीखा? सिर्फ ऑडिट।
जब मैं आर्टिकलशिप खत्म करके बाहर निकला सर, तो मुझे आईटीआर भरना नहीं आता था। पड़ोसियों के आईटीआर मैं तो ले लेता था, हाँ भर देंगे, और फिर दोस्त भरता था हमारा बैठ के। पब्लिक को थोड़ी पता है कि 3.5 साल एक ही काम करा आपने। हम जिस फर्म में ऑडिट आर्टिकलशिप किए, उसके पास खाली ऑडिट का ही काम था, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। ऐसा लगता था आप बादशाह चैंपियन बन के जा रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। तो एक कंपनी के साहब ऑडिट में, उस ऑफिस में तकरीबन 100 से ज्यादा केबिन थे, और उन केबिन्स में सब में टीवी लगा था, और वो टीवी में वो केबल वाला बिल भेजता था। ठीक, टाटा स्काई नहीं था, वो केबल वाला बिल भेजता था। फिर वो जो बिल आया, उनने साहब वो मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। हम भाई नए नए, हमें पता नहीं, हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हमको क्या पता, हमने तो ओके कर दी। फिर आपको बता नहीं सकता कितनी डांट खाई हमने शाम को। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला हमसे, अरे भैया कितने रुपए का बिल है? हमने कहा ये तो बिल है 2 लाख कुछ हजार का। तो साल के कितने हुए? मैं कहा होंगे 24-25 लाख। तो मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, फोन करो उसको। हमने बिल्कुल फोन मिलाया उस समय उसको, अकाउंटेंट को, जिसने हमें समझाया था कि मिसलेनियस क्यों डेबिट करा। तो बोला, उसने तो उसी टोन में आवाज करी जैसे वो मुझसे बात कर रहा था, लाउड स्पीकर पे हमारा सीए सुन रहा है। उनने बताया मेरे थ्रू बॉस को, क्या करें तो और क्या करना है? अरे जी ऐसा है, हमारे यहां तो करोड़ों रुपए का खर्चे रोज के हैं, 24-25 लाख रुपया कौन देख रहा? एमडी कहता साहब इसको तो मिसलेनियस में निपटाओ, समझे आप। अब हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलना शुरू किया उसी कॉल पे। बोला जी अपने एमडी से कहना कि कंपनी कानून पढ़ के बैठा करें। कंपनी लॉ में लिखा है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा होगा तो उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग हेड बनेगा, शेड्यूल 3 में नियम है। 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा क्या, तो 25 लाख का खर्चा तुम कह रहे मिसलेनियस। भाई तुम बड़े आदमी हो, हम नहीं है। तब हमें बुद्धि आई कि लॉ में भी अकाउंट्स होता है। उससे पहले हमें पता ही नहीं था। हमें लगा भाई कंपनी लॉ में तो लॉ होगा ना, कंपनी लॉ में अकाउंट्स किस बात का। हम मासूम। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं सर आपको कि पीएनएल में तो ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा है 5 करोड़ का। अब ये तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 5 करोड़ दिख रहे हैं, इसके लिए तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलनी पड़ेगी ना, लेजर, कि भाई ये किस किस बात के मिसलेनियस एक्सपेंस कहां से टपक पड़े, कहां से आ गए। समझे सर आप? तो मैं ये समझा रहा था, इस बात का कंफ्यूजन मत करना आप। कंफ्यूजन ये है बच्चे को, जो अगर हो सकता है कि हमें चेक तो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रिपोर्ट तो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन चेकिंग करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। पीएनएल में क्या दिखता है? कुछ नहीं। समझ आ गई बात? चलो 1-2 मिनट बस और दे दीजिए। यूट्यूब पे इस बात की चर्चा हो रही है आर्टिकलशिप कितने महीने की होती। भाई तुम इधर लिख लो, हद है। हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स, books of accounts means accounts which record receipt and payment, comma, income and expense, comma, assets and liabilities, and cost records if applicable. Cost records if applicable. कॉस्ट रिकॉर्ड्स के आगे इफ अप्लीकेबल इसलिए लिखा है कि केवल बड़ी कंपनियों को ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। बड़ी कंपनी की डेफिनेशन क्या है वो हम सेक्शन 148 में देखेंगे, अभी हमारा वो उद्देश्य है वो समझना नहीं है। राइट? दूसरा लाइन,
दूसरी लाइन लिखें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर applicable accounting principles, comma rules, guidelines, etc. सबसे बड़ी बात जो अब आप लिख रहे हैं, there is no fixed format. There is no fixed format of books of accounts. There is no fixed format of books of accounts, comma. Only requirement is that केवल requirement क्या है, is that they should be able to answer all queries. बस अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए कि वो क्वेरीज का रिप्लाई दे सके, कोई फॉर्मेट नहीं है। पहले आप लिख लो, बस एक बात करनी है और फिर क्लास खत्म हो जाएगी। There is no fixed format of books of accounts. Only requirement is that they should be able to answer all queries. हाँ सर, मैं देखा, मतलब प्लीज मुझे वो जर्नल पढ़ाने वाले लोग माफ करें, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी का विरोध करना। रिकॉर्डिंग में जाने के बाद पता नहीं ना कौन सी लाइन का दुरुपयोग हो जाए, मैं फंस जाऊं। सर हमने जब अकाउंट्स पढ़ी उसमें जर्नल के कॉलम्स बताता हूं मैं आपको क्या थे। पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो नंबर, फिर मैं यूपी बोर्ड से हूं और छठी क्लास में हमारे यहां कॉमर्स होती है, आप पता कर लीजिए यूपी में फोन करके। छठी क्लास से कॉमर्स होती है, मैं कह रहा हूं आप मेरी बात नहीं समझे आप। हाँ, नाइन्थ से कॉमर्स होती है, छठी से इंग्लिश होती है, 9th क्लास से कॉमर्स होती है, 4 साल। बारहवीं के बाद जब मैं यहां आया दिल्ली, तो यहां हमारे कॉलेज में पहले ही दिन जर्नल बड़ी मुश्किल से, एक तो मैं अंग्रेजी में रट के गया था, वो अंग्रेजी कॉलेज था। डेट, फिर वो साहब पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर वाउचर। अब वाउचर पे वो भिड़क गया टीचर, कह रहा वेट 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 वेट, व्हाट वाउचर? हमने कहा सर वाउचर विच इज केप्ट इन द, अब मुझे वैसी अंग्रेजी कमजोर थी उस जमाने में, मैं ये कहना चाहता था कि वाउचर का मतलब होता है वो रसीद, वो वाउचर जिसको देखकर जनरल एंट्री हुई। भाई आपने मेंटेनेंस का बिल बनाया ना 240 का, तो पर्ची भी तो आई होगी। वाउचर को फाइल में लगाया जाता है और उसका सीरियल नंबर जर्नल में लिखा जाता है ताकि मैचिंग हो सके। मान लो जर्नल केस 200 पन्ने हो गए और कोई ऑडिटर चेक करते हुए कह रहा है मुझे इस वाली जनरल एंट्री का वाउचर दिखाओ, तो हम कहां जाके ढूंढेंगे? तो इसलिए जनरल एंट्री में वाउचर नंबर का भी कॉलम होता है हमारे यहां। तो हमारे यहां मतलब द स्टडीज दैट आई हैव गॉन थ्रू। तो अब वो वाउचर नंबर पे टीचर नाराज हो गया, कह रहा कोई वाउचर नंबर का कॉलम नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीबीएसई की किताब फिर मैंने चेक करी, उसमें वाउचर नंबर का कॉलम नहीं था। ठीक, फिर मैंने वो करी चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं अपना प्रोफाइल नहीं बता रहा, वो किताब के पीछे छपा है। फिर उसमें साहब जो हमने सीए इंस्टीट्यूट की जो जर्नल की उसका वो है फॉर्मेट, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि जर्नल का कोई फॉर्मेट होता ही नहीं। ये परंपरागत फॉर्मेट्स हैं जिनमें से कुछ नीचे दिए हुए हैं, दोनों बने हुए हैं उसमें। परंपरा है केवल।
आप डेट का कॉलम पहले की जगह राइट में कर दीजिए। अमाउंट के 2 कॉलम की क्या जरूरत है भाई? अमाउंट के 2 कॉलम की जरूरत तब है जब कंपाउंड एंट्री होती है, समथिंग डेबिट समथिंग डेबिट समथिंग डेबिट टू बैंक, तब चाहिए हमें अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। मान लो मैं कंपाउंड एंट्री ना करूं, मान लो मैं ऐसे करूं, मैंने परचेस करी डिस्काउंट पे, ठीक, तो मैं अगर डिस्काउंट की एंट्री अलग करूं और परचेस की अलग करूं तो फिर क्यों चाहिए? फिर तो जो अमाउंट डेबिट में आता है वो ही क्रेडिट में आता है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं माय लॉर्ड कि किसी सेक्शन में, किसी धारा में, किसी कानून में, किसी शेड्यूल में, किसी सर्कुलर में, किसी ऑफिशियल रूल बुक में, जर्नल के या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कहीं नहीं लिखे डिजाइन। समझे सर? आप लाइव बोल रहा हूं मैं, छिपी हुई किसी क्लास में नहीं। समझ गए सर हम बात? क्लियर हुई बात? दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।